हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो था मगध साम्राज्य का विस्तार, उसका उदय है ना, उसकी स्थापना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध की अगर बात करें 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में कौन कौन वंश आते हैं आपको पता है? जो मगध साम्राज्य है प्राचीन, उसका जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? बृहद्रथ, उनका पुत्र होता है जरासंध। और फिर उसके बाद जो हम मगध साम्राज्य पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? 3 वंश आते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और महापद्म नंद, है ना। महापद्म नंद यानी नंद वंश। महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी, भारत का पहला शूद्र शासक शूद्र वंश। और इसी वंश का मतलब नंद वंश का आखिरी शासक होता है धनानंद, जो सिकंदर के समकालीन होता है। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकलते हैं, और सिकंदर जब विश्व विजय के लिए, तो हर कोई जहां जहां पहुंचते हैं तो आज मतलब सबके दिल में दहशत सी बनी होती है सिकंदर को लेके। भारत में भी सेम होता है। चाणक्य, तक्षशिला के आचार्य, वो क्या करते हैं? सिकंदर को ये क्या कहते हैं, धनानंद को समझाने जाते हैं, है ना। धनानंद को समझाने जाते हैं। जब वो मगध पहुंचते हैं धनानंद को समझाने के लिए कि महाराज सिकंदर यहाँ भारत में भी जरूर आक्रमण करेगा, तो एक अखंड भारत को बचाइए और जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसकी रक्षा करिए, उनके साथ संधि समझौता करके उनको मिला लीजिए, इस तरीके। क्योंकि उस वक्त मगध ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और मगध में कौन था? मगध में उस वक्त राज चल रहा था नंदवंश का, और शासक कौन था? धनानंद था। बहुत ही अहंकारी और बहुत ही ज्यादा मतलब विलासिता में हमेशा लीन रहता था, उसे कोई मतलब नहीं था। वो दिन भर शराब पीता था, मतलब मदिरा में एकदम, और सुरा सुंदरी में लीन रहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, ठीक है। तो उसको समझाने गए थे। अब धनानंद को लगा कि एक मामूली सा शिक्षक वो हमको ज्ञान देने आया है, तो उसको तो सबसे पहले धनानंद को ये बहुत मतलब ठेस लगा कि ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, अब ये सिखाएंगे कि मैं कैसे शासन करूं। तो अपना अहंकार तो दिखाना स्वाभाविक था। उसने क्या किया, जो चाणक्य हैं जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से, दृढ़श्रव के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और सबसे फेमस जो है अर्थशास्त्र है, जो उनकी कृति है, पुस्तक है, 15 जिल्दों में 15 पार्ट्स में है। तो वो क्या करता है, पैर से उनको धक्का देता है और वो सीधा मतलब सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए। और फिर फाइनली उसके बाद भी वो उससे बहुत ही प्रार्थना करते हैं कि आप भारत की रक्षा करिए, है ना। तो वो मानता नहीं है, अहंकारी होता है, और सीधा अपने सैनिकों से बोलता है कि इसकी शिखा को पकड़ो और घसीटते हुए इसको महल से बाहर लेके जाओ, ठीक है। होता है उनकी शिखा को पकड़ा जाता है, मतलब जो चोटी होती है उसको पकड़ते हैं और बाहर तक ले जाते हैं घसीटते हुए, और उनकी शिखा खुल जाती है। चाणक्य को काफी क्रोध आता है, और स्वाभाविक था क्रोध आना। वो सीधा बोलते हैं कि मैं अपनी ये शिखा, अपनी ये चोटी तब संवारूंगा, तब बांधूंगा जब मैं इस कुल का यानी नंद वंश का सर्वनाश कर दूंगा, और इस नंद वंश का जो ये शासक बैठा हुआ है धनानंद, इसको इस गद्दी से हटा दूंगा, और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योग्य व्यक्ति को लेके आऊंगा, बैठाऊंगा, जो भारत के लिए अपने प्राण भी त्यागने को राजी रहे, ठीक है, जिसको जरा भी संकोच ना हो भारत के लिए अपने प्राण भी त्यागने में। तो ये सारी चीजें हैं, कहानी है। तो चलिए मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि उसके बाद चंद्रगुप्त, ये क्या कहते हैं, वहां से चाणक्य निकलते हैं और काफी गुस्से में होते हैं, और वहां से निकलने के बाद वो ऐसा बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको ये एक शिकारी से खरीदते हैं 1000 करशापन में, मतलब चांदी के सिक्के होते थे उस वक्त के, जो कॉइन्स थे, उससे खरीदते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन खरीदता है? कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, और वो उन्हें शिक्षा देते हैं, शिक्षा मतलब शिक्षित करते हैं, उनको एकदम पारंगत करते हैं, एकदम योग्य बना देते हैं, और उसके बाद उनको ये भी बताते हैं कि तुमको भारत की रक्षा करनी है, और मकदूनियाई शासकों से भारत की रक्षा करनी है, और इस नंद वंश को क्या करना है?
हटाना है इसको गद्दी से, क्योंकि इसका अत्याचारपूर्ण जो शासन है वो ठीक नहीं है, यहाँ की प्रजा इससे खुश नहीं है। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को मतलब खुश रखे, सही रखे, है ना, उनकी जरूरतों को समझे। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था, उसको सिर्फ अपनी विलासिता से मतलब था, अपने ऐशो आराम से मतलब था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब जो सेना होती है, कुछ भी हो, अब लड़ाई तो छिड़ेगी छिड़ेगी। जब चंद्रगुप्त को वो बिल्कुल काबिल बना ले जाते हैं, उसके बाद ऐलान होता है एक युद्ध का। और इस युद्ध में होता क्या है कि कुछ भी हो, धनानंद के पास सेना भी है, उसके पास औजार भी हैं युद्ध में यूज करने के लिए, है ना, उसके पास तलवारें भी है, सब कुछ है ना। और हाथी, तो इतने बड़े बड़े हाथियों की सेना है ना, पैदल सेना है उसके पास, सब कुछ है उसके पास, मतलब सारे रिसोर्सेज है, सारे संसाधन है। लेकिन यहाँ पे कौटिल्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो इनको सेना चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा बोला जाता है कि जो कौटिल्य है उनकी सेना में 4 लोग शामिल थे, जिसमें से एक तो आत्विक आता है। आत्विक मतलब शिकारी, शिकारी कहा जाता है, शिकारियों से खरीदा भी था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करशापन में। और दूसरे आते हैं चोर, और तीसरे आते हैं ये क्या कहते हैं, मलेक्ष, एंड चौथे जो आते हैं वो आते हैं लोहार, है ना, शस्त्रोपजीवी जिसे बोलते हैं। तो इन चारों का इन्होंने ब्रेन वॉश किया और सेना में शामिल किया। कहते हैं ऐसा कि जब सेनाएं, मतलब धनानंद आता है, एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य की सेना होती है, और दोनों जब आमने सामने आते हैं तो कहाँ धनानंद की सेना और कहाँ ये चंद्रगुप्त की सेना। तो दोनों के बीच होता क्या है, जब युद्ध का पीछे से सारे जो 4 होते हैं ना, मतलब कौन कौन शामिल होता है, वो शिकारी होते हैं, मतलब लुहार होते हैं, शस्त्रोपजीवी जिसे बोलते हैं, मलेक्ष होते हैं, चोर होते हैं, ये सब जो है उधर को देख के ही पीछे से गायब हो जाते हैं। तो पहली बार तो ये ऐसे ही हो जाता है सफल, दूसरी बार में ये युद्ध सफल रहता है और धनानंद मतलब हार जाता है। और धनानंद के हारने पर कहा जाता है कि धनानंद की पुत्री होती है, उसका नाम होता है दुर्धरा, दुर्धरा से शादी हो जाती है, यानी विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यही है, चलिए पढ़ते हैं। ओके, मौर्य साम्राज्य कैसे आया, कैसे इसकी स्थापना, धनानंद मरा और उसके बाद नंद वंश की जगह अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य के सहायता से, है ना, कौटिल्य यानी चाणक्य। स्रोत क्या क्या चीज है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, आपको पता है, सेल्यूकस इसके दरबार में छोड़ता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के। और अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, इससे भी पता। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, चंद्रगुप्त को वृषल बोला गया यानी निम्न कुल से। कुछ जगह से तो ये भी पता चलता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी माता मौर्य थी, मतलब कि जो मोरों को पालते हैं, और वो क्या थी, नंदों के दरबार में ही काम किया करती थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस। और परशिष्ट पर्वन, परशिष्ट पर्वन किसकी है, हेमचंद्र की है ना, जैन संत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में देख लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, अशोका अभिलेख हो गया और रुद्रदामन अभिलेख। ओके, तो ये सोर्सेज हैं। शासक की अगर हम बात करें ये मौर्य साम्राज्य में, तो सबसे पहले आ गया चंद्रगुप्त मौर्य जिसने नींव डाली, फिर आता है बिंदुसार, फिर अशोका, दशरथ मौर्य संप्रति और शालिसुक, देववर्मन, शतधन्वन एंड बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य और ये लास्ट में बृहद्रथ है ना। साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेके, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में हिंदू कुश को लेके और अरब सागर तक इसका विस्तार था मौर्य साम्राज्य का। ओके, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, दृढ़श्रव, है ना। देखिए, ये तक्षशिला के आचार्य हैं, तक्षशिला के आचार्य है। इनका उद्देश्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आए, आपको कहानी बता ही दिया मैंने किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली जाती है। इनका उद्देश्य ये था कि भाई यूनानी या विदेशी जो शासक है उनसे भारत की रक्षा करना, मगध की रक्षा करना, मगध की उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा करना। ठीक है,
और साथ ही जो घनानंद है वहां पे जो इतना ज्यादा अहंकारी है, अत्याचार पूर्ण शासन उसका है, उससे लोगों को मुक्त करना, उसके इस गंदे शासन से, उसके इस अत्याचार पूर्ण शासन से लोगों की रक्षा करना, लोगों को बचाना। ठीक है, तो यही था चाणक्य का उद्देश्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना ये करते हैं कौटिल्य की सहायता से। ब्राह्मण परंपरा अनुसार कहा जाता है कि इनकी जो माता है वो शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी, जो कि नंदों के सहवास में रहती थी। और बौद्ध परंपरा अनुसार ये बोला जाता है कि वह नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल की थी। ओके, तो ये अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग बातें हैं। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित, अब कौटिल्य नाम से जो फेमस है, चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट किया, नंदों को परास्त किया। और आपको बताया मैंने कि घनानंद को क्या किया इन्होंने, परास्त करने के बाद उसकी पुत्री दुर्धरा से शादी कर ली, है ना, विवाह कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को हराने के बाद उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह, और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से भी मुक्त कराया, है ना। सेल्यूकस, देखो सिकंदर की मृत्यु के बाद ना जो उसके राज्य थे ना छोटे छोटे भागों में बट गए थे, तो जो उसके राज्य थे उसमें जो पूर्वी वाला हिस्सा था ना, वहां पे एक सीरिया नामक नया राज्य अस्तित्व में आता है। कौन से नाम से? सीरिया नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आता है, और वहीं का शासक होता है सेल्यूकस, है ना, सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने मगध पर किया आक्रमण, और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई थी, है ना। तो आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ। पराजित हुआ इसका मतलब जो लड़ रहा होगा वो जीता होगा। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। अपनी पुत्री, अब जब चूंकि ये हार गए हैं, सेल्यूकस है ना, सीरियाई शासक था, ये जब हार गया ना तो इसकी पुत्री थी कार्नेलिया। कार्नेलिया को हेलेना नाम से भी जानते, उससे उसकी चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी शादी करनी पड़ी, इनको विवाह करना पड़ा। और चंद्रगुप्त से साथ ही युद्ध की शर्तों के अनुसार, अब क्या क्या शर्तें थी युद्ध की देखिए जरा। सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को सौंप दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त को ये वाले क्षेत्र भी मिल गए। ओके, इस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य तमिलनाडु और भारत, ये जो पूर्वोत्तर भारत है उसको छोड़ देना तो संपूर्ण भारतीय उपमहादेश पे इसका पूरा अधिकार हो गया था। ठीक है, इस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत को छोड़ सारे भारतीय उपमहादेश में फैला हुआ था। कुछ चीजें और बताते हो तो सुनिए। 1793 में विलियम जोन्स ने बोला कि ये जो सेंड्रोकोट्स एक्चुअल में जो जस्टिन है ना, जस्टिन यूनानी लेखक है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बोला। अब ये कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही ये बात बोली गई है ना, ये शब्द बोला गया है? तो ये बताया 1793 में किसने? विलियम जोन्स ने। और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स बोला है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जानकारी कौन देता है? विलियम जोन्स देते हैं। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह भी बोला है ना, ये भी जानते हैं आप लोग। चलिए, और नहीं जानते हैं तो आप जानिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो मौर्य साम्राज्य है कितना विस्तार हो चुका आप देख ही रहे हैं। चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को, अब उसने तो काबुल, कंधार, हेरात ये सब दे ही दिया, है ना। बदले में चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया, भेंट किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत, अब सेल्यूकस ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भेज दिया, और मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी थी, जो एक सोर्स है इस पीरियड को जानने का। ओके, अनुयायी। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आप जानते हो हमने जब जैन धर्म पढ़ा था तो उसमें बताया था भद्रबाहु स्थूली भद्रा, भद्रबाहु इसके गुरु थे और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और आप जानते हो श्रवण बेलगोला ये चंद्रगिरी पर्वत पे चले जाते हैं, सल्लेखना विधि यानी कि अपने आप को कष्ट देके अपने प्राण का त्याग करते हैं, है ना। 12 साल का वहां पे अकाल भी पड़ता है पाटलिपुत्रा में, तो भद्रबाहु के संरक्षण में साउथ जाते हैं, है ना। और भद्रबाहु जब वापस आते हैं वहां से और
मगध में कौन होता है, यहाँ पे होते हैं स्थूलीभद्र। तो दोनों में होता है विरोध, क्योंकि भद्रबाहु सीधा इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग साउथ गए थे, मतलब कुछ जैन संत के साथ हो जाते हैं, हम लोग तो साउथ चले गए थे, दक्षिण भारत गए थे, आप लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। और उसी झड़प को सुलझाने के लिए एक संगीति रखी जाती है ना। और वो संगीति कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्रा में होती है, जिसका बहिष्कार करते हैं भद्रबाहु। और इसका अध्यक्षता कौन करता है, स्थूलीभद्रा करते हैं। 12 अंगों का ये किया जाता है ना संकलन, ठीक है। और ये भद्र जो स्थूलीभद्र को मानते हैं वो कौन है, श्वेतांबर, एंड भद्रबाहु दिगंबर, दिशाओं को वस्त्र मानने वाले। तो यही है वो भद्रबाहु, जो कि जैन अनुयायी है, चंद्रगुप्त मौर्य उसके गुरु हैं। भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 298 बीसी संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि क्या होती है, अपने आप को कष्ट देके, कहा जाता है जैनियों में कि जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, जब आपका, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना शरीर त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया, ठीक है, प्राण त्याग देना चाहिए, ओके। प्रथम जैन संगीति जो कि 300 शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, और अध्यक्ष स्थूलीभद्रा, शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया, अभी मैंने बताया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय का सोर्स क्या है, अच्छा, चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में विजय किया था, इसका सोर्स है तमिल ग्रंथ है अहनानूरू एंड पुरनानूरू, अहनानूरू और पुरनानूरू तमिल ग्रंथ है, इनको जानिएगा, ठीक है। बिंदुसार की अगर हम बात करते हैं, देखिए अपने जीवन में ही बिंदुसार को ये सौंप देते, भद्रबाहु कहते हैं आप इनको सौंपिए सुपुत्र जी को, और चलिए हमारे साथ साउथ, दक्षिण भारत, ठीक है, ओके। तो बिंदुसार के हाथ में ही राज का सौंप के और वो चले जाते हैं दक्षिण भारत। 298 से लेके 273 बीसी तक ये है। माता है दुर्धरा, ये वही दुर्धरा है जो नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद की पुत्री होती है, और इसका विवाह किससे हो जाता है, चंद्रगुप्त से, है ना। तो माता दुर्धरा है, पिता है चंद्रगुप्त, अनुयायी है ये आजीवक संप्रदाय। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं, उनका सिंबल है, उनका प्रतीक है सिंह। और उन्हीं के साथ आजीवक संप्रदाय की नींव डालने वाले मक्खल गोसाल भी तपस्या कर रहे होते हैं। दोनों की जानकारी में, दोनों के ज्ञान में मतभेद होता है, और मक्खल गोसाल उनसे अलग होकर आजीवक संप्रदाय की नींव डालते हैं। ये बात समझ में आई, ओके। यही है वो आजीवक संप्रदाय, तो बिंदुसार इसके अनुयायी है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, ठीक है। एथिनियस के अनुसार कहा जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उससे बोला कि मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजे, ओके। अब कुछ चीजें और जानिए जरा, बिंदुसार के लिए कुछ नाम दिए गए हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार बोला गया है, अमित्र घात, शत्रु विनाशक जिसको बोला जाता है, और सिंह सेन जैन ग्रंथों में बताया जाता है सेन बोला गया है, ओके। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने लिखी थी इंडिका। लेकिन बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, उसके दरबार में कौन आता है, डाइमेकस नामक राजदूत आता है, एंटियोकस भेजता है, ठीक है। दोनों को याद रखना है। बिंदुसार और बिंबिसार में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि जो मगध साम्राज्य पर जो वंश थे वो हर्यक वंश और शिशुनाग वंश एंड नंद वंश। तो जो हर्यक वंश था उसकी जो नींव डालते वो होते हैं बिंबी, और ये क्या है, बिंदुसार है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिव्यावधान सोर्स है, उसके अनुसार कहा जाता है कि बिंदुसार के शासन काल में ही तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। एक बार जब विद्रोह होता है तो उस समय ये अपने पुत्र सुशीम को भेजता है, बड़ा पुत्र होता है सुशीम, लेकिन वो असफल रहता है। तो दूसरी बार ये अशोक को भेजता है, और जिस वक्त ये अशोक को भेजता है ना तक्षशिला में, उस वक्त अशोक जो है अवंती का राज्यपाल होता है, ओके। और अशोक जाता है क्रूरता से, उस क्रूर तो था ही, अपने आरंभिक जीवन में तो बहुत क्रूर था अशोक, है ना। कलिंगा को देख लीजिए, उसके बाद तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ही बार उसने अपना रौद्र रूप दिखाया और सारी जिंदगी के लिए छुट्टी। फिर आंखों, कहते हैं ना आंखों का डर नहीं तो क्या है, एक बार आंख दिखा दो। उसने तो
एक ही बार युद्ध किया और बस हो गया। बार बार उसी युद्ध की ही दुहाई देता था कि मैं वही अशोक हूं, ध्यान रखना। आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम और अशोक को फिर बाद में भेजा। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता भी बताया। अब ये जो अशोक है ना, अशोक उस विद्रोह को कुचल देता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 273 बीसी में मृत्यु से पहले, अपने मृत्यु से पूर्व ही बिंदुसार क्या कहते हैं, सुसीम जो है, सुसीम को हम अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। अशोक कहता है अच्छा सही है, बोल दीजिए। अशोक ने बोला मैं आपकी ये बात मानता ही नहीं हूं। कहा जाता है इतना क्रूर था कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके, उनका वध करके और खुद राज सिंहासन पर बैठा था वो, ठीक है, गद्दी पे बैठा था। तो 273 बीसी में मृत्यु के पूर्व बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बनाया, किंतु अशोक ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। बौद्ध परंपरा अनुसार अशोक अपने आरंभिक जीवन में अत्यधिक क्रूर था और वह अपने 99 भाइयों की हत्या किया और राज सिंहासन पर कर लिया कब्जा। अशोक आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे जो इसका पार्ट 2 आएगा मौर्य साम्राज्य का, तो उसमें हम लोग अशोका देखेंगे और उसके बाद इनकी प्रशासन व्यवस्था वगैरह कैसी थी वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अशोक आपको पता है 273 से 232, जन्म 304 में पाटलिपुत्रा में, पिता बिंदुसार है, माँ है सुभद्रांगी, एंड 269 में राज्याभिषेक करते हैं, है ना। 261 में कलिंगा का युद्ध करेंगे। बोला ना एक ही युद्ध करेगा, उसके बाद पूरी जिंदगी उसको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बाद पहले ये शैव धर्म का अनुयायी होते हैं और बाद में अपने आप को देख के ही कांप जाते हैं कि मैं सच में क्या इतना क्रूर हूँ, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं ना, बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं। खैर, मास्की और गुर्जरा अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक नाम था इनका, ठीक है। और जो मास्की अभिलेख है वो कर्नाटक एंड गुर्जरा एमपी में है। तो आज के लिए इतना काफी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।